हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और आज के वीडियो में मैं आपके लिए झारखंड सचिवालय का मॉडल प्रैक्टिस सेट जो कि टॉप 50 जीके जीएस और करंट अफेयर के प्रश्नों का होता है, उसका मैं सेट नंबर 39 लेकर के आ गया हूँ। इसमें आपको पता ही है कि 50 क्वेश्चन में लाता हूँ। इसमें झारखंड के भी क्वेश्चन रहते हैं। इससे पहले 38 सेट्स मैंने आप लोग को प्रोवाइड किया हुआ है और जब तक परीक्षा नहीं होती है मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा। भले ही एग्ज़ाम में देरी हो जाए लेकिन ये आपको लगातार मिलता रहेगा। साथ साथ झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस और थ्योरी क्लासेस और झारखंड जीके के एमसीक्यू क्लासेस भी मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूं, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। अगर आप मेरे वीडियोस को लगातार देखते रहते हैं तो आपको देखिए, आपको मालूम होना ही चाहिए कि मैं आपके लिए झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, फिर उसके बाद थ्योरी क्लासेस ऑफ झारखंड, फिर उसके बाद ये मॉडल प्रैक्टिस सेट, फिर उसके बाद झारखंड जीके का एमसीक्यू, ये सब लेकर के आता रहता हूँ। तो ये सभी अगर आप रेगुलर देखेंगे तो मैं निश्चय ही कह सकता हूँ कि आने वाले एग्ज़ाम में अगर इन सब से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप 70% तक करेक्ट कर पाओगे। वही अगर आप रिवीजन करते रहते हो तो। और 30% आउट ऑफ सिलेबस होता है, लेकिन मैं क्योंकि देखो 100% मैं नहीं कहना चाहूँगा और ना ही मैं 90% कहूँगा, क्योंकि इतना श्योर कोई नहीं होता है, बाकी आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर ये इतना आप करते हैं तो 70% आप श्योर एंड श्योर लाओगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको पास करने के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो देखिए, चलिए देखते हैं और जानते हैं क्या है आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने है कि सीआरपीएफ के नए प्रमुख कौन होंगे। सीआरपीएफ, तो देखिए पहले जो है एस एस देसवाल ये अतिरिक्त प्रभार में सीआरपीएफ के प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन अब एक फिक्स पर्सन को इस पोस्ट पे डाल दिया गया है, वो है आनंद प्रकाश महेश्वरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद प्रकाश महेश्वरी। देखिए, मैंने आपको बताया कि एस देसवाल जो है वो आईटीबीपी के प्रमुख है और इन्हें सीआरपीएफ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, लेकिन अब आनंद प्रकाश महेश्वरी जी आ गए हैं तो इन्हें अब इस अतिरिक्त के प्रभार से मुक्ति मिल गई है। सीआरपीएफ की स्थापना के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 27 जुलाई 1939 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। और वहीं ऑप्शन में जो स्थित है वीके जौहरी, ये वर्तमान में बीएसएफ के महानिर्देशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था। बिहार और उड़ीसा का विभाजन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि उस समय झारखंड भी बिहार का ही एक हिस्सा हुआ करता था। तो बिहार और उड़ीसा का जो विभाजन है ये 1936 ईस्वी में हुआ था, 1936 में। और बिहार प्रांत को बंगाल से अलग करके एक अलग प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 को गठित किया गया था और पुनः 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग करके उड़ीसा को एक अलग प्रांत का दर्जा दिया गया था। तो देखिए, ये क्या है कि आपको समझना होगा कि 1912 से पहले झारखंड, बिहार और बंगाल और उड़ीसा ये सभी एक ही प्रांत का होता था, ये बंगाल प्रांत कहलाता था, ठीक है, बंगाल प्रांत कहलाता था। और उसके बाद 1912 में बंगाल और बिहार अलग हो गए, बंगाल और बिहार अलग हो गए। वहीं फिर 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हो गया और उसके बाद 2000 में बिहार से झारखंड भी अलग हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अगला है कि झारखंड के किस महिला को मिस इंडिया एलिगेट 2020 का खिताब मिला है। मिस इंडिया एलिगेट 2020 का खिताब मिला है सायला सोमानी को। और रांची की सायला सोमानी ने मिस इंडिया एलिगेट 2020 का खिताब जीता है। इसमें राज्य भर की प्रतिभागियां शामिल होती हैं। चीनी यात्री हेन स्वांग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया था। चीनी यात्री हेन स्वांग जब आए थे अपने यात्रा के लिए भारत, तो इन्होंने एक विश्वविद्यालय में पढ़ाई भी की थी। तो किस विद्यालय में इन्होंने पढ़ाई करी थी, तो इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करी थी, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय। ह्वेनसांग जब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आए थे तब नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य सीलभद्र थे। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और ह्वेनसांग ने अपने यात्रा विवरण में भारतीय लोगों को गर्म और गुस्सैल मिजाज का बताया है। ह्वेनसांग के भारत आगमन के समय हर्षवर्धन का शासनकाल था, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध परशुराम कुंड मेला कहाँ आयोजित किया गया।
ठीक है, हाल ही में एक परशुराम प्रसिद्ध कुंड मेला लगता है, ये कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये आपको लगता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड मेला लगता है। और इसी वर्ष तवांग महोत्सव का 7वां संस्करण भी अरुणाचल प्रदेश में ही मनाया गया। याद रखेंगे, ये देखिए परशुराम कुंड मेला और तवांग महोत्सव दोनों ही अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। और अरुणाचल प्रदेश की वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं ये हैं पेमा खांडू जी, और राज्यपाल हैं ब्रिगेडियर BD मिश्रा। अगला है, राज्य के मंत्री परिषद किसके प्रति जिम्मेवार होते हैं? राज्य के मंत्री परिषद, यानी कि जैसे झारखंड राज्य का कैबिनेट मंत्री है, मैंने अभी झारखंड राज्य का कैबिनेट मंत्री उसके जो भी विधानसभा क्षेत्र हैं, साथ ही उनसे रिलेटेड अगर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है तो वो भी मैंने आपको बताए हैं उसमें, तो वो वीडियो आप जरूर देखें। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो राज्य के मंत्री पद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, विधानसभा के प्रति, क्योंकि ये विधानसभा से पास होके आते हैं। विधानसभा में इनका एक तरह से पास और फेल की गिनती होती है, विधानसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। और विधानसभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। किसी भी विधानसभा के अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, ये किसी भी राज्य में ऐसा है कि मैक्सिमम 500 होगा और मिनिमम 60 होगा। झारखंड में कितना है आप ये मुझे कमेंट करके बताएंगे कि झारखंड के विधानसभा की सदस्य कितना है, झारखंड के विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, और विधानसभा का कार्यकाल 5 सालों का होता है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला जो है ये है लातेहार। याद रखेंगे आप, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला लातेहार है। और लातेहार में 56% क्षेत्रों में वन आच्छादित, यानी कि लातेहार का 56% जो एरिया है वो वनों से ढका हुआ है। एशियाई जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? एशियाई जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो एशियाई जंगली गधे कच्छ के रण में पाए जाते हैं, कच्छ के रण में। और कच्छ का रण गुजरात में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रणथंभौर अभ्यारण्य राजस्थान में ही है, जो कि बाघ और शेर के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और वहीं एक काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये असम में है, और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए काफ़ी फेमस है। और पेरियार अभ्यारण्य केरल में है, ये हाथी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। आगे है, भारत के किस भाग में झारखंड अवस्थित है? यानी कि भारत का जो ये चित्र आता है इस तरह से, ये मैंने यूं ही बना दिया है, तो इसमें झारखंड किस भाग में आता है? आपको पता ही है कि ये ईस्ट कहलाता है, ये वेस्ट कहलाता है, ये नॉर्थ कहलाता है, और ये साउथ कहलाता है। तो झारखंड इसमें कहाँ आता है? तो झारखंड इसमें आता है, कहाँ आता है? उत्तर पूर्व में। ठीक है, झारखंड उत्तर पूर्व में आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस पोर्शन पे ये पूरब है, ये उत्तर है, तो इस जगह पे झारखंड आता है। और झारखंड की आकृति चतुर्भुजाकार है। वहीं अगर झारखंड को आप देखेंगे उत्तर से दक्षिण में, तो इसकी लंबाई 380 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम में इसकी चौड़ाई जो अगर आप देखेंगे तो इसकी चौड़ाई 463 किलोमीटर है। और इसका कुल क्षेत्रफल अगर आप देखेंगे तो 79,714 वर्ग किलोमीटर में ये कुल फैला हुआ है। आगे, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा साधारण रूप से कैसे व्यक्त की जा सकती है? यानी कि जो हमारा ग्लोब है उस पर अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा को किस फॉर्म में हम दर्शाते हैं? ठीक है, किस फॉर्म में हम दर्शाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा को हम दर्शाते हैं 180 डिग्री देशांतर। 180 डिग्री देशांतर। देखिए, हमारे भूगोल ग्लोब में दो तरह की रेखाएं आपको मिलेंगी। एक मिलेंगी इस तरह की रेखाएं जो परपेंडिकुलर और एक हॉरिजॉन्टल मिलती हैं। ठीक है, तो ये रेखाएं जो लंबी लंबी रेखाएं होती हैं इन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं, और इनको जो कहते हैं ये भूमध्य रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, बीचों बीच जो क्रॉस करती है। ठीक है, तो यहाँ पे 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम क्या कहते हैं? ये यहाँ पे होता है, एकदम किनारे में होता है। ये दोनों एक ही होता है, दो दिखाई यहाँ पे आपको दिखते हैं, लेकिन ये एक ही रेखा होता है, और ये 180 डिग्री देशांतर रेखा होता है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा भी कहते हैं। 1884 ईस्वी में वॉशिंगटन में इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में 180वें याम्योत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया था। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है,
कि 1884 ईस्वी में ये वाशिंगटन में ये हुआ था इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे 180 जो याम्योत्तर रेखा है इसको क्या कहा गया था, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ये आर्कटिक सागर, चुक्सी सागर, बेरिंग स्ट्रेट तथा प्रशांत महासागर से गुजरती है। आगे हम मनरेगा के अंतर्गत राज्य में न्यूनतम मजदूरी कितने रुपए दी जाएगी। यहाँ पे झारखंड राज्य की बात हो रही है, ठीक है, झारखंड राज्य की बात यहाँ पे हो रही है। तो मनरेगा के अनुसार झारखंड राज्य में न्यूनतम मजदूरी में थोड़ी वृद्धि की गई है और अब जो है यहाँ पे मजदूरों को 272 रुपये प्रति दिन के हिसाब से मेहनताना मिलेगा। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम, 7 के बराबर, 7 से अधिक या कोई अनुमान नहीं है। देखिए नींबू जो है वो अम्लीय होता है, अम्ल होता है नींबू में, और इसमें ठीक है कौन सा अम्ल होता है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि नींबू के रस में कौन सा अम्ल होता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो स्केल होता है हमारा पीएच स्केल, उसमें 7 से ऊपर जो है वो क्षार होता है, 7 से नीचे अम्ल होता है, और जो 7 की मात्रा होती है वो उदासीन होती है। तो यहाँ पर नींबू का रस अम्लीय है तो ये 7 से कम होगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने नहीं बताया कि पीएच मान या पीएच स्केल की खोज पी सोरेनसन ने की थी। ईसाई बनने के बाद जयपाल सिंह का नाम क्या रखा गया था। जयपाल सिंह मुंडा का नाम ईसाई बनने के बाद क्या रखा गया था। तो ईसाई बनने के बाद जयपाल सिंह ने अपना नाम रखा था ईश्वर दास। और जयपाल सिंह का जन्म 2 जनवरी 1930 को टकरा गांव के खूंटी जिले में हुआ था, और उनके बचपन का नाम वेनद पाहन था, ठीक है, याद रखेंगे वेनद पाहन। और जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु थे सुकरा पाहन। जयपाल सिंह को मरांग गोमके के नाम से भी जाना जाता है, और जयपाल सिंह को बिरसा मुंडा का अवतार भी माना जाता है कई जगह पे। और जयपाल सिंह की मृत्यु 20 मार्च 1970 में हुई थी। तो यहाँ पे ये याद रखेंगे, ईसाई बनने के बाद इनका नाम ईश्वरदास पड़ा था, इनका बचपन का नाम वेनद पाहन था, ठीक है, और इनके गुरु थे सुकरा पाहन। मरांग गोमके भी इन्हीं का नाम है। ग्रैंड कैनियन किस नदी में है। ग्रैंड कैनियन किस नदी में है। ग्रैंड कैनियन ये किस नदी में है, तो ये है कोलोराडो नदी में, कोलोराडो नदी में। आगे है किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने रांची में रेवोल्यूशन स्पोर्ट्स एकेडमी की शुरुआत की है। तो ये शुरुआत करी है रोहित शर्मा ने। भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा ने रांची में अप्रैल माह में एक एकेडमी खोलने की घोषणा की है, लेकिन लॉकडाउन के कारण अभी इसकी शुरुआत नहीं हो पाई है। आगे है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है। ठीक है, देखिए नदियां दो प्रकार की होती है भारत में, एक पूर्वी घाट और एक पश्चिमी घाट। ठीक है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट यानी कि जो पश्चिम के साइड से निकलती है, पूरब पश्चिम। जैसे अगर आप ये इसको भारत मानेंगे तो इधर का एरिया पूर्वी, इधर का एरिया पश्चिमी, इस तरह के घाटों में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ कौन सी होती हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो पश्चिमी घाट से कौन सी नदी निकलेगी, कृष्णा नदी निकलेगी पश्चिम घाट से। बाकी सभी पूर्वी घाट से निकलने वाली नदियाँ होंगी। ठीक है, कृष्णा नदी महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ी से निकलती है, और कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, घाट प्रभा आदि हैं, और कृष्णा की कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। आगे है झारखंड के दीप सेन गुप्ता किस खेल से संबंधित है। झारखंड के दीप सेन गुप्ता जो हैं ये शतरंज के खिलाड़ी हैं, याद रखेंगे शतरंज के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जब गठन हुआ था तो भारत के मुगल बादशाह कौन थे, तो भारत के मुगल बादशाह उस समय अकबर द ग्रेट, महान अकबर थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 ईस्वी में हुआ था, उस समय भारत का मुगल बादशाह अकबर था। राज्य के कितनी उम्र की सभी विधवा महिलाओं को पेंशन दी जाएगी झारखंड राज्य में। ये झारखंड का क्वेश्चन है, करंट अफेयर क्वेश्चन है। तो ये जो आपको 18 साल से एबव की जो भी विधवाएं हैं उन्हें पेंशन मिलेगा, और ये जोबा मांझी ने इस बात की विधानसभा में घोषणा की है। आगे है किसका परमाणवीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है। परमाणवीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होने वाला पदार्थ कौन सा है, तो ये देखे होगा, अगर आप यूरेनियम देखें, थोरियम देखें और प्लूटोनियम देखें तो ये सभी क्या है,
परमाणवीय पदार्थ है, ठीक है। लेकिन लेड जो है इसका प्रयोग हम परमाणवीय ईंधन के तौर पे नहीं करते, किसी प्रकार के ईंधन में इसका प्रयोग नहीं होता है। परमाणु ईंधन का नाभिकीय विखंडन करवाकर ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। जो भी परमाणु उसका नाभिकीय विखंडन करवाते हैं उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इससे बिजली या बहुत सारी चीज़ें हम यूज करते हैं। और इसका एक प्रयोग बम बनाने पे होता है, लेकिन बहुत से लोग अभी भी इसको बम के तौर पे ही देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। न्यूक्लियर एनर्जी से काफ़ी चीज़ें, काफ़ी काम आजकल हो रहे हैं। जापान के हिरोशिमा पर जो बम गिरा था वो न्यूक्लियर बम ही था, परमाणु बम ही था। ये 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। उसका नाम जो है वो लिटिल बॉय था और इसमें यूरेनियम का प्रयोग हुआ था और ये यूरेनियम 235 का प्रयोग हुआ था। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। वहीं जापान के नागासाकी पर जो हमला हुआ था वो 9 अगस्त 1945 को हुआ था और इसका नाम रखा गया था फैट मैन, और जिसमें ईंधन के रूप में प्लूटोनियम 239 का प्रयोग हुआ था, ठीक है। कोल जनजाति कितने गोत्रों में विभाजित है? कोल जनजाति जो है ये विभाजित है कुल 12 गोत्रों में, ठीक है। देखिए मैंने झारखंड की जनजाति से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, ठीक है, उसे आप जरूर देखें। उसमें जितने भी कितने जनजाति हैं, कुल 32 जनजाति हैं, उन सभी के बारे में मैंने विस्तृत जानकारी आपको बताई हुई है, तो उसे आप जरूर देखें, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक राज्य में। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग गरसोप्पा जलप्रपात है जो कि शरावती नदी पर है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में कुल कितनी उपराजधानियां होंगी? झारखंड राज्य की कुल कितनी उपराजधानियां होंगी? तो देखिए सबसे पहले तो एक दुमका इसकी उपराजधानी हुआ करती थी, लेकिन अब क्या है कि अब 3 अन्य उपराजधानियां के लिए भी प्रस्तावित बात की गई, यानी कि अब कुल 4 उपराजधानियां होंगी झारखंड में। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा जहां पे 4 उपराजधानियां होंगी। दुमका पहले से है, मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह। कौन सा गैसीय चक्र नहीं है? कौन सा गैसीय चक्र नहीं है? तो हाइड्रोजन जो है ये गैसीय चक्र नहीं है। कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के चक्र को सम्मिलित रूप से गैसीय चक्र कहा जाता है। कार्बन मृत जीवों, जंतुओं व पादपों के विघटन से जीवाश्म के रूप में वह जीवाश्म को जलाने से मुक्त होता है, ठीक है। कार्बन यहाँ से हमें प्राप्त होता है। आगे है संस्थानों में हठ विवाह को किस नाम से जाना जाता है? ये संस्थान नहीं होगा, संथाल होगा, ठीक है। ये संथाल होगा, याद रखेंगे आप कि संथालों में हठ विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो हठ विवाह को संथाल लोग कहते हैं निर्बोलोक बापला। निर्बोलोक बापला, बापला का अर्थ विवाह ही होता है, ठीक है। निर्बोलोक बापला, निर्बोलोक बापला यानी कि हठ विवाह। और विधवा विवाह को संथाल जनजाति में सांगा बापला, और संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है किरिंग बापला। इस चीज़ आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन सा प्राचीन स्मारक विश्व धरोहर स्मारक नहीं है? निम्न में से दिल्ली का कौन सा प्राचीन स्मारक विश्व धरोहर स्मारक नहीं है? तो ये स्मारक है जंतर मंतर। जंतर, जहाँ पे आए दिन आपको देखे धरना लगता रहता है जंतर मंतर पे, लेकिन ये विश्व विरासत स्थल नहीं है। और जंतर मंतर जयपुर में जो है इसको 2010 इसमें विश्व विरासत में शामिल किया गया, लेकिन दिल्ली वाले जंतर मंतर को विश्व प्राचीन स्मारक विश्व धरोहर में शामिल नहीं किया गया है। और भारत का 32वां विश्व धरोहर जो है वो ग्रैंड हिमालयन पार्क है, हिमाचल प्रदेश का। झारखंड में किसे नारी शक्ति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो नारी शक्ति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है चामी मुर्मू को, चामी मुर्मू को। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा सामी मुर्मू को नारी शक्ति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। ये कोल्हान क्षेत्र के सरायकेला खरसावां की रहने वाली हैं। मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रशांत महासागर में स्थित है, पैसिफिक ओशियन में है। और मैरियाना ट्रेंच या मैरियाना गर्त की कुल लंबाई 11,033 मीटर है, 11,033 मीटर है। और प्यूर्टो रिको गर्त, कुछ गर्त जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्यूर्टो रिको गर्त अटलांटिक महासागर में स्थित है। सुंडा गर्त हिंद महासागर में स्थित है। और यूरेशियन बेसिन अंटार्कटिका महासागर में, आर्कटिक महासागर में
स्थित है। तो ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे। मेरियाना गर्त की गहराई अगर आप देखेंगे तो वो हिमालय से, यानी कि पूरा का पूरा, अगर हिमालय को हम मेरियाना गर्त में डालें तो वो पूरा का पूरा हिमालय नहीं, माउंट एवरेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, माउंट एवरेस्ट पूरा का पूरा डूब जाएगा उसमें, क्योंकि आपको पता है माउंट एवरेस्ट की जो लंबाई है वो 8,848 मीटर ही है, लेकिन मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त 11,000 मीटर से भी अधिक लंबा है, यानी कि गहरा आप कह सकते हैं। आगे है, भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? ये बोकारो इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र। जब आप मेरा भारत के खनिज वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें इसके बारे में आपको कुछ और भी यूनिक बातें आपको पता चलेंगी, इसलिए आप वो वीडियो जरूर देखें, ठीक है। और बोकारो इस्पात संयंत्र का जो स्थापना है ये रूस देश के सहयोग से हुआ था, ठीक है। और जो एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाने वाला, ये षड्यंत्र नहीं संयंत्र होगा, संयंत्र माने जाने वाला है ये। इसकी स्थापना 1964 में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था। आगे है, हमारे चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? हमारे चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं, 14 फेस में, ठीक है। फेस करो, 14 फेस करो, ओके। खोपड़ी में 29 हड्डियां होती हैं, कशेरुकी दंड में 33, और शरीर को निश्चित आकार कंकाल तंत्र प्रदान करते हैं। ये सब चीज़ें हैं, कुछ फैक्ट जो मैं लिखता रहता हूँ नीचे, तो आप उसे भी देखेंगे। पीडीएफ जब आप डाउनलोड करेंगे तो ये चीज़ें आप आराम से पढ़ सकते हैं, 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद रहने लगेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान किसे दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान किसे दिया गया? तो ये दिया गया है प्रभात खबर को, प्रभात खबर को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बेहतरीन कवरेज और योग के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रभात खबर को इस सम्मान से नवाजा है। आगे है, भारतीय आर्थिक सुधार नीतियां किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? भारत में आर्थिक सुधार नीतियां किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? ठीक है, तो आर्थिक सुधार नीतियां ये शुरू हुई थी 1991 में। 1991 को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है, उस वर्ष शुरू हुआ था। और उसमें वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। भारत के उदारीकरण के जनक मनमोहन सिंह ही कहे जाते हैं, और भारत में उदारीकरण को राव मनमोहन मॉडल भी कहते हैं, राव मनमोहन मॉडल। बड़ा जामदा समूह क्या है? बड़ा जामदा, तो ये क्या है? एक लौह अयस्क क्षेत्र है, सबसे बड़ा एशिया का या पूरे दुनिया विश्व का ही आप कह सकते हैं सबसे बड़ा लौह अयस्क पट्टी है ये झारखंड का 100% लोहा इसी क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। ये पश्चिमी सिंहभूम में है, और झारखंड में सर्वाधिक हेमाटाइट कोटि का लौह अयस्क पाया जाता है, और झारखंड में लौह अयस्क धारवाड़ क्रम की चट्टानों से मिलता है। ये सभी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं मेरे खनिज अयस्क वाले वीडियो में। आगे है, महासागर की परपट्टी मुख्यतः सिलिका और किसकी बनी होती है? महासागर की भूपर पट्टी जो है, यानी कि जो परपट्टी है, जो सबसे निचला तल है, वो किसका बना होता है? सिलिका और किसका? तो वैसे तो ज़्यादातर हमारे पृथ्वी का जो भूपर पट्टी है वो किसका बना होता है? वो एल्यूमिनियम और सिलिका का बना होता है, लेकिन महासागर का जो परपट्टी होता है, महासागर परपट्टी, ये किसका बना होता है? ये बना हुआ होता है मैग्नीशियम और सिलिका का, ठीक है, मैग्नीशियम और सिलिका का। आगे है, झारखंड सरकार ने समग्र शिक्षा पर फोकस करते हुए वित्तीय वर्ष 2021 में कितनी राशि खर्च करने का फैसला किया है? झारखंड सरकार ने समग्र शिक्षा पर फोकस करते हुए वित्तीय वर्ष 2021 में कितनी राशि खर्च करने का फैसला किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2,960 करोड़, 2,960 करोड़। 56वीं बैठक में ये फैसला लिया गया। अगला है, चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? चोल वंश जो है ये भारत के दक्षिण में शासन करते थे, दक्षिण में, साउथ में। और चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे, और तमिलनाडु में इसका अधिक से अधिक विस्तार देखने को मिलता है। नेक्स्ट, झारखंड के किस जिले में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या पाई जाती है? सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है गोड्डा में। वहीं सबसे अधिक पाया जाता है धनबाद में, सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या धनबाद में पाया जाता है। हेलोफाइट वे पौधे होते हैं जो डैश में उगते हैं, यानी कि कहाँ उगते हैं? हेलोफाइट,
हेलोफाइट कौन से पौधे होते हैं? तो ये जो खारे पानी में उगते हैं, जैसे हेलो शब्द आपको जहाँ पे लग जाएगा वहाँ पे खारा पानी, उसमें आप समझ सकते हैं। वहीं एक होता है हाइग्रोफाइट, ये दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाले वनस्पति को कहते हैं। ट्रैकोफाइट, ये जो उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगने वाला घास होता है उसको कहते हैं। लिथोफाइट, ये चट्टानों पर या कड़ी जगहों पर जो उगने वाले चट्टान होते हैं उसको कहते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निम्न में से किसकी स्थापना करने हेतु घोषणा की है? तो इन्होंने कहा है कि झारखंड में बनेगा राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग, ऑप्शन नंबर सी, राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग, और इसके अध्यक्ष पूर्व विकास आयुक्त देवाशीष गुप्ता को बनाया गया है अध्यक्ष। फेलिस कैटस किसका वैज्ञानिक नाम है? फेलिस कैटस जो है ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये है बिल्ली का, ठीक है। फेलिस कैटस जो है ये वैज्ञानिक नाम है। वहीं कैनस डोमेस्टिका जो है ये कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है। राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन सिफारिश करने का अधिकार है? किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के पास ये पावर आती है? तो इनके पास 356 के तहत आती है। 352 में ये राज्य में वित्तीय 360 में वित्तीय आपात और 352 में बाह्य आक्रमण। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किसके द्वारा किया जाना प्रस्तावित किया गया? विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन। विक्टोरिया ब्रिटेन की महारानी की मृत्यु होने के बाद उनके याद में यह स्मारक बनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 का सैनिक विद्रोह हुआ था, उस समय विक्टोरिया महारानी थी। अगला है 20 मार्च 2020 को जयपाल सिंह मुंडा की कौन सी जयंती या पुण्यतिथि मनाई गई या श्रद्धांजलि दी गई? तो इनकी पुण्यतिथि है 20 मार्च 2020 को। तो 20 मार्च 2020 को इनकी 50वीं पुण्यतिथि मनाई गई, यानी कि इनको शहीद हुए या मृत्यु को प्राप्त हुए 50 साल हो गए हैं। डैश प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख घटक है। कौन है जो प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख घटक कहा जाता है? तो मीथेन को हम CH4 से डिनोट करते हैं। ये प्राकृतिक गैस का एक महत्वपूर्ण घटक है। और प्राकृतिक गैस जो है ये पेट्रोलियम कुआं से निकलती है और प्राकृतिक गैस का द्रवित अवस्था LPG के रूप में प्रयोग किया जाता है। गोबर गैस में 65% मीथेन पाया जाता है और धान के खेत में से मीथेन निकलता है। तिलका मांझी के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था सुंदर मुर्मू, याद रखेंगे आप। 1 जून 2020 से कहां पर सिर्फ स्वदेशी प्रोडक्ट बेचे जाएंगे? तो ये CAPF कैंटीन्स में। CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। देखिए इसके अंतर्गत क्या दो कुछ फोर्सेज आते हैं। एक असम राइफल्स, फिर BSF, फिर CRPF, उसके बाद CISF, ITBP, NSG और SSB, यानी कि ये 7 फोर्सेज हैं, ये CAPF के अंतर्गत आते हैं। मार्च 2011 से पहले इसी को पारा मिलिट्री फोर्सेज कहा जाता था, लेकिन मार्च 2011 के बाद इसको सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स कहा जाने लगा। अगला है भारतीय सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का मुख्य आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ठीक है, यानी कि ये 21 जून को होगा। तो ये इसका मुख्य आयोजन जो है ये कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा लेह में। कहाँ पर? लेह में। लावनी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? लावनी, तो लावनी जो है ये महाराष्ट्र का बहुत ही खास नृत्य है। बिहू नृत्य असम के कचारी और कचहरी जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। पंडवानी छत्तीसगढ़ में प्रचलित एक बहुत ही प्रमुख लोक नृत्य है। किसे 108 मंदिरों वाला गांव कहा जाता है? 108 मंदिरों वाला गांव कहा जाता है मलूटी को। मलूटी दुमका में है, याद रखेंगे आप। और हल्दी घाटी मंदिर कोराम्बे, इसके लिए आप मेरा मंदिरों वाला वीडियो जरूर देखें। ठीक है, मंदिर वाला वीडियो, इसमें मैंने बहुत सारे मंदिरों को डिटेलिंग में बताया है। और कार्नेटाइट किसका अयस्क है? कार्नेटाइट, ये मेरा आज का 50th क्वेश्चन है। कार्नेटाइट किसका अयस्क है? ये अयस्क है यूरेनियम का। और पिच ब्लेंड से भी यूरेनियम निकाला जाता है।
पिच वैलेंट भी यूरेनियम का अयस्क है और यूरेनियम परमाणु ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण पदार्थ है और भारत के जादूगोड़ा जो कि झारखंड में ही है, यहाँ पर यूरेनियम मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप लाइक चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो डिसलाइक कर सकते हैं। चाहे तो इसे शेयर करें, लेकिन अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो PDF जरूर डाउनलोड करें। ठीक है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, लूँगा मैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।